हेलो तो यार, वेलकम है आप सबका एक बार फिर सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के लेक्चर 7 में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है चेंज वेरिएबल वैल्यूज़। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम अपने वेरिएबल्स को सर्टेन वैल्यूज़ दे सकते हैं और प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करते हुए फिर हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट आउट करवा सकते हैं। आज हम जानते हैं कि एक वेरिएबल को जब हम वैल्यू देते हैं तो वो फिर बाद में अगर हम चेंज करना चाहें तो वो कैसे चेंज होती है। अब वेरिएबल नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज जो है चेंज हो सकती है, क्योंकि वेरिएबल अगर इंग्लिश टर्म को भी देखें तो हमारे पास वेरिएबल वही चीज़ होती है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का और इसका नाम मैं रख देता हूँ नंबर 1 और इसमें मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5। तो अभी एक बार इसे प्रिंट आउट करवा कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिंट फंक्शन लिखा और प्रिंट फंक्शन में हमने अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया जो कि है %d हमारे इंटीजर्स के लिए, और यहाँ पर हमने नंबर 1 जो वेरिएबल है वो इसे पास कर दिया। और एक बार प्रोग्राम को सेव करके रन किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिंपली अब वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 5 प्रिंट आउट हो रही है। लेकिन अब मैंने ये वेरिएबल बना लिया है तो मैं इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नंबर 1 वेरिएबल जो है उसे हमने यहाँ पर एक नई वैल्यू अगर असाइन करनी है तो मैं सिंपली उसे यहाँ पर ऐसे करके एक नई वैल्यू जो है वो असाइन कर सकता हूँ। तो सिंपली हमने पहले डिक्लेयर कर दिया था, अब हमने नंबर 1 वेरिएबल उसी वेरिएबल को दोबारा लेकर जब उसे वैल्यू दे दी, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 नहीं रही, वो 10 हो गई है। तो यहाँ पर एक नीचे दोबारा प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं और इससे दोबारा एक बार प्रिंट आउट करके देखते हैं कि अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है। तो हमने सिंपली यहाँ पर दोबारा इस वेरिएबल को पास कर दिया और प्रोग्राम को यहाँ पर हम सेव करके रन करते हैं। तो देखें हमारे पास 5 10 लिखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास पहले इस प्रिंटफ फंक्शन से 5 प्रिंट हुआ और 10, इन दोनों को अलग करने के लिए मैं यहाँ \n लगा देता हूँ जो कि हमारे पास आउटपुट जो है वो नई लाइन पर नीचे वाले प्रिंटफ फंक्शन की कराएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम की वर्किंग के पहले हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 5 और इसे हमने वहां पर प्रिंट करवा दिया। तो जब प्रोग्राम चला तो उसने देखा नंबर 1 की वैल्यू जो है वो 5 है, तो उसने यहाँ पर 5 जो है प्रिंट आउट करवा दिया। लेकिन जैसे ही इसे प्रिंट करवा कर प्रोग्राम आगे बढ़ा तो उसने देखा इसी नंबर 1 वाले वेरिएबल को हमने वैल्यू जो है वो असाइन कर दी है 10। तो इसने अगला प्रिंटफ फंक्शन जो आगे हमारे पास लिखा हुआ है जब इसे एग्जीक्यूट करना शुरू किया तो इसमें हमारे पास जो अप टू डेट वैल्यू है, नई वैल्यू है, इसे प्रिंट आउट करवाया जो कि हमारे पास है 10। इस तरह हमने देखा कि एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हम प्रोग्राम में डिफरेंट जगहों पर चेंज आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है 10 हो गई है, तो इसके बाद मैं जितनी दफ़ा चाहूँ इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट कर सकता हूँ। अब सेम वेरिएबल को मैं वैल्यू 15 कर देता हूँ और दोबारा जब हम इसे प्रिंट आउट करवाएंगे डबल कोट्स %d और कॉमा और हमारे वेरिएबल का नाम और हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेव करके रन किया तो यहाँ पर दोबारा हमें एक \n लगाना चाहिए ताकि हमारे पास जो आउटपुट है वो हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पर देखें पहले हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो 5 थी, यहाँ पर सेम वेरिएबल की वैल्यू उसने 5 प्रिंट की, आगे चलकर वैल्यू जो है वो अपडेट होगी, हमने एक नई वैल्यू उसे असाइन कर दी तो उसने वो नई वैल्यू हमारे पास प्रिंट आउट करवा दी। और उसके बाद जब आगे चला तो उस वेरिएबल को एक नई वैल्यू असाइन होगी जो यहाँ पर हमारे पास आखिरी प्रिंट फंक्शन ने प्रिंट आउट करवा दी। अब इसी तरह हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो असाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप का नंबर 1 वेरिएबल जो है वो बना लेता हूँ और इसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 5। और यहाँ पर मैं एक नया इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि होगा नंबर 2 और इसमें हम वैल्यू जो है इसे असाइन कर देंगे नंबर 1 की वैल्यू। अब ये क्या करेगा, हमारे पास ये जो वेरिएबल है इंटीजर नंबर 1 वाला, तो इसमें पहले ही हमारे पास वैल्यू जो थी वो 5 स्टोर थी, हमने एक नया वेरिएबल यहाँ पर बनाया और इसको नंबर 1 की वैल्यू स्टोर करवा दी। मीन के नंबर 1 वेरिएबल हमने यहाँ लिखा तो नंबर 1 वेरिएबल में जो हमारे पास ऊपर वैल्यू इस नंबर 1 वेरिएबल में स्टोर है वो ही हमारे पास इस नंबर 2 वेरिएबल में चली गई। तो अब हम नंबर 1 वेरिएबल को प्रिंट आउट नहीं करवाएंगे, नंबर 2 वाले वेरिएबल को हम प्रिंट आउट करवाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो जब प्रोग्राम को हमने सेव करके रन किया तो देखें हमारे पास नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है। अब इसी तरह यहाँ पर अगर हम एक बार दोबारा यहाँ नंबर 1 की वैल्यू चेंज करके इसे 10 कर दें और यहाँ पर हम लगा दें एक \n ताकि हमारे पास ये प्रिंटफ फंक्शन जो है
वो प्रिंट आउट करवाए तो एक नई लाइन पर चला जाए, और इस दूसरे प्रिंट एफ फंक्शन में हम वेरिएबल नंबर 1 वाला उसे प्रिंट आउट करवाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर नंबर 1 में हमारे पास वैल्यू जो है वो स्टोर थी 5, वही वैल्यू जो है हमने नंबर 1 वाली नंबर 2 में भी वही उसे पास कर दी। फिर हमने नंबर 1 वाले वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज करके नंबर 10 रख दी। तो इस प्रोग्राम को हमने सेव करके जब रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमने नंबर 1 में वैल्यू जो है वो स्टोर करवाई थी 5, और वो वैल्यू हमने नंबर 2 में दी, और नंबर 2 वाला वेरिएबल हमने प्रिंट एफ में प्रिंट आउट करवाया तो वो नंबर 5 हमारे पास आ गया। फिर हमने नंबर 1 वाले वेरिएबल को जो है वो एक नई वैल्यू दे दी, और उस वैल्यू को हमने नंबर 1 वाले वेरिएबल के जरिए फिर प्रिंट आउट करवाया। फिर हमने नंबर 1 वाले वेरिएबल को एक नई वैल्यू दे दी और इसे यहाँ पर एक नए प्रिंट एफ फंक्शन में प्रिंट आउट करवा दिया, तो उसकी जो नई वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट आउट हो गई है। यहाँ पर आप एक बात नोट करें कि नंबर 2 वाले वेरिएबल को हमने खुद से कोई वैल्यू नहीं दी, हमने सिंपली इसे नंबर 1 से लेकर वैल्यू दी थी, और नंबर 1 वाला वेरिएबल हमने फिर बाद में चेंज भी कर दिया। तो इस पॉइंट पर नंबर 1 में हमारे पास वैल्यू जो स्टोर थी वो 5 थी, वो 5 ही वैल्यू इसको दी, और जब इस लाइन पर पहुंचा तो इसी नंबर 1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 हो गई, और वो ही 10 वैल्यू जो है हमारे पास इस प्रिंट एफ फंक्शन में आकर प्रिंट आउट करवाई। अगर यहाँ पर मैं इसे नई वैल्यू देने से पहले एक प्रिंट एफ फंक्शन लिखूं, और यहाँ पर हम नंबर 1 वाला वेरिएबल अगर प्रिंट आउट करवाएं तो यहाँ पर हम नंबर 1 वाला वेरिएबल जो है वो प्रिंट आउट करवाते हैं, और यहाँ पर भी \n लगा देते हैं। तो इसे इस बार सेव करके रन किया तो आप देख सकते हैं पहले हमारे पास 5 प्रिंट हुआ, फिर 5 प्रिंट आउट हुआ, फिर हमारे पास 10 प्रिंट आउट हुआ। अब ये कैसे आउटपुट आ रही है, हमने एक नंबर 1 में हमारे पास जो वैल्यू स्टोर थी वो 5 थी, और नंबर 2 को हमने वैल्यू नंबर 1 की दे दी, तो नंबर 2 के पास भी वैल्यू 5 आ गई। तो इस पॉइंट पर हमने नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट आउट करवाई तो वो 5 ही है, तो उसने पहले नंबर पर 5 प्रिंट आउट करवा दी। फिर हमने यहाँ पर नंबर 1 को वैल्यू दे दी 10, तो अब हमारे पास जो लेटेस्ट वैल्यू है नंबर 1 में वो 10 है। तो यहाँ पर हमने अभी तक नंबर 1 को अब दूसरी दफ़ा प्रिंट आउट नहीं करवाया, हमने नंबर 2 को यहाँ पर प्रिंट आउट करवाया है। तो नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू जो लेटेस्ट हमारे पास पड़ी हुई है वो नंबर 1 वाली ही है, और यहाँ पर हमने वैल्यू जब नंबर 1 से लेकर नंबर 2 को दी थी उस वक्त नंबर 1 की वैल्यू हमारे पास 5 थी, तो इसने 5 जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट करवाई नंबर 2 ने। तो फिर जब हमने नंबर 1 को दोबारा प्रिंट आउट करवाया तो इस पॉइंट पर क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू जो नंबर 1 की है वो 10 है, तो हमारे पास इस तरह 10 जो है वो आउटपुट आई है नंबर 1 वेरिएबल से। सो इस तरह हम एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि हम एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसको हम वक्ती तौर पर कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं देते। वेरिएबल बनाया x जिसको भी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम y, और इसमें मेरी वैल्यू स्टोर होती है 7। तो अभी तक हमारे पास ये जो वेरिएबल है x वाला ये खाली वेरिएबल है, ये एम्प्टी वेरिएबल है। तो अब मैं इस एम्प्टी वेरिएबल को भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ अपने दूसरे वेरिएबल की जो कि हमारे पास है y। तो x इज इक्वल टू मैंने y कर दिया, ठीक है। और अब हम अगर x को प्रिंट आउट करवाएं तो इसे सेव करके रन किया तो यहाँ पर हमारे पास 7 वैल्यू आ रही है जो कि हमने y वेरिएबल से लेकर x को दी थी। तो हमारे पास कोई खाली वेरिएबल भी हो तो उसे भी हम दूसरे वेरिएबल से लेकर वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। वो कैसे देना है, सिंपली एक खाली वेरिएबल हमारे पास x था, हमने उसको इक्वल कर दिया y के, तो हमारे पास जो y में वैल्यू थी वो ही असाइन होगी x को। इसी तरह हमारे पास दो वेरिएबल जो है उनकी वैल्यूज को हम ऐड भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं x जिसमें हम वैल्यू अपनी स्टोर करवा देंगे x इज इक्वल टू 8। तो x वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 8। इसी तरह मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ y वाला, और इसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 10। और यहाँ पर मैं अब एक तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ इंट z, और इसमें मैं वैल्यू कैसे स्टोर करवाऊंगा, मैं x प्लस y कर दूंगा। तो हमने एक z वाला वेरिएबल नया बनाया, तो इस वेरिएबल में हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई, हमने कहा कि भाई x और y को प्लस करो और उनका जो सम आ रहा है उनको प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो जो वैल्यू है वो यहाँ पर स्टोर करवा दो z में। तो अब अगर हम z को प्रिंट आउट करवा कर देखें तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं स्ट्रिंग में सम ऑफ x एंड y इज, और यहाँ पर हम अपना लगा देते हैं %d जो कि है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पर हम प्रिंट आउट करवा देते हैं वैल्यू z की।
तो इसे जब हम सेव करके रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में आप देख सकते हैं सम ऑफ x एंड y इज 18। तो इस तरह हम दो वेरिएबल्स को सम करके या माइनस करके या मल्टीप्लाई करके भी, तो इसी तरह मैं यहाँ पर माइनस भी लगा सकता हूँ। और जब अब इसे सेव करके हम रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में माइनस वो वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने x में से y को माइनस किया है। तो x हमारे पास 8 था, 8 में से -10 किए तो हमारे पास आंसर -2 आ गया। तो इस तरह हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हुए डिफरेंट कैलकुलेशन करके भी उनको डायरेक्टली जो वैल्यू है वो यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। आई होप सो इस कॉन्सेप्ट की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे पास वेरिएबल में वैल्यूज कैसे असाइन होती हैं और उनकी वैल्यूज जो है कैसे अपडेट और चेंज होती है हमारे पास। इस चैप्टर के रिलेटेड हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर आपको नीचे नोट्स में दी गई है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। कोशिश करें कि हर एक्सरसाइज को यहाँ से देखे बिना सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन पढ़ें और उसको खुद सॉल्व करें, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।